दोस्तों, ओपन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस सीरीज का दूसरा लेक्चर जो एसी सर्किट के ऊपर है उसका पहला पार्ट देखेंगे। एसी सर्किट का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसमें समझने वाली बातें बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। पिछले लेक्चर में हमने डीसी सर्किट के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में वो उस लेक्चर की लिंक दी हुई है, आप उसे क्लिक करके ज़रूर देखें। तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि डीसी में एसी में कंपैरेटिव स्टडी करने में कितना क्लियर होता है कंसेप्ट। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की थी, डीसी सर्किट में एक बैटरी सिस्टम होती है। एक बैटरी सिस्टम होती है जिससे एक रेजिस्टेंस बेसिकली कनेक्टेड होता है एंड वो क्लोज लूप में फ्लो करता है। इसका डायरेक्शन, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि इसका डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ होगा। अगर हम डीसी कनेक्शन कर देंगे तो यानी प्लस से ये करंट निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। ये डीसी सर्किट का लिमिटेशंस है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो करंट जो है वो लगभग कांस्टेंट है और वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट करंट देता है और आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में हल्का ड्रॉप होता है जैसे हमने बताया था, बट ये यूनी डायरेक्शनल होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है। अगर हम एसी के केस में देखेंगे, जस्ट इसके अपोजिट, एसी के केस में करंट के डायरेक्शन का रिवर्सल होता है। कनेक्शन वही है, सिंपल केवल डिफरेंस ये है कि वोल्टेज सोर्स हमारा डीसी में बैटरी होता है, एसी में जनरेटर होता है। जनरेटर होता है जो ऑल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसके वेव फॉर्म को देखेंगे, जो करंट का वेव फॉर्म है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी कि एक पॉजिटिव साइकिल, उसके बाद नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल एंड देन नेगेटिव साइकिल। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉजिटिव करंट जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नेगेटिव करंट जा रहा है, यानी ये करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, अपोजिट। तो ये टाइम वेरिंग वेव फॉर्म है, ये टाइम डिपेंडेंट वेव फॉर्म है। फिर अगेन साइकिल में ये फिर से ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है इतनी हाई होती है कि ये ऑन ऑफ यानी करंट का डायरेक्शन पता नहीं चलता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के कारण होती है। जनरली 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आगे देखेंगे, इसके वेवफॉर्म को अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत टाइप के अल्टरनेटिव करंट के वेवफॉर्म होते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है साइनसॉइडल वेवफॉर्म, जिसको साइन वेव भी कहते हैं, जो ऐसे ऐसे चलते हैं। एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो इस तरीके से, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म या स्क्वायर वेवफॉर्म जो इस तरीके से, और तीनों में आप देखेंगे कि ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। और अगर इनको मिला दिया जाए, इनको मिला दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म बन जाते हैं। अगर साइनसॉइडल वेवफॉर्म का हम अगर ये इक्वेशन को देखेंगे तो AT इज इक्वल टू ए मैक्सिमम साइन AT कोई भी एक एलिमेंट का एक इन जनरल इक्वेशन है कि AT इज इक्वल टू ए मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेव जिसको बोलते हैं 2π ft, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा कि इसमें बताया गया कि ए जो क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर इसको हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं आगे इसके ग्राफ को, तो आपको ये ग्राफ समझ में आएगी। इसको अगर हम डिटेल से एनालिसिस फर्दर करें तो हमारा क्या हुआ कि सपोज ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, t इज इक्वल टू 5π/6 30 डिग्री एंगल पे इसकी वैल्यू ये होगी, 45 डिग्री पे एंगल ये होगी, 60 डिग्री पे वैल्यू ये होगी, 90 डिग्री पे वैल्यू ये होगी, फिर 120 डिग्री पे वैल्यू होगी। इस तरीके से 180 डिग्री पे फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी एंड देन ये साइकिल माइनस में होगा। तो ये इस तरीके से ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म एक पीरियोडिकली ऐसे मूव करता रहता है। ये वेवफॉर्म का एनालिसिस इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें से दो टर्म निकल के आते हैं, एक आरएमएस वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जैसे ये अगर कोई एक वेवफॉर्म है,
और इसमें हम एक ही साइकिल में हम लेते हैं, कंप्लीट टाइम पीरियड में नहीं लेते हैं, एक साइकिल में लेते हैं। ये v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम गैप पे हम उसकी वैल्यू लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और सारे स्क्वायर करके उसको हम डिवाइड बाई जितनी वैल्यू हम लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड VRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों लाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चन इसी पे रहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे। जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली में ये 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो RMS वैल्यू आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आएगा वोल्टेज और पिक वोल्टेज, यानी ये वाला वैल्यू V मैक्सिमम इंटू 1/√2। जब 1/√2 की वैल्यू निकालेंगे तो V मैक्सिमम गुने 0.7071, ये आप याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको RMS वैल्यू से क्लियर हो जाएंगे, जो बेसिक AC के जो क्वेश्चन, AC सर्किट के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा VRMS निकल गया, जो V मैक्सिमम का 0.707 टाइम्स है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि VRMS हमको क्यों निकालना है, VRMS निकाल के हमको फ़ायदा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो दिया नहीं रहता है, तब फिर हम कैसे निकालेंगे। सिग्निफिकेंस RMS वैल्यू का ये है, जैसे DC के केस में क्या होता है कि अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया 240 वोल्ट का, तो ये कांस्टेंट 240 वोल्ट हमारा एवरी टाइम पे आएगा। बट AC के केस में तो ये वेरी हो रहा है। तो अगर हमारा V दिया रहेगा, अगर हम किसी AC वोल्टेज से, अगर हम किसी रजिस्टर को कनेक्ट किए हुए हैं AC वोल्टेज से, यानी ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म से, तो उसकी जो ये DC वोल्टेज के कारण जो हिट जनरेट होगा उस रजिस्टर में, ठीक है ना, वो AC के किस वैल्यू के बराबर होगा, ये निकालना बहुत जरूरी है। तभी हम पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वैल्यू तो वेरी हो रहा है। तो कोई एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो इफेक्टिव वैल्यू हो, जो एक्चुअली में जिस वैल्यू पे वर्क डन होता है, वही वैल्यू को बोलते हैं हम लोग RMS। अगर इस करंट को लेंगे तो करंट का RMS, वोल्टेज को लेंगे तो वोल्टेज का RMS, और यही वैल्यू मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम मल्टीमीटर में यूज करेंगे ना, और अगर जो हमको करंट AC में आ रहा है वो एवरेज करंट नहीं है, वो RMS करंट है। तो इसी प्रकार से इसमें हम अगर डिटेल से देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम वोल्टेज को लेंगे तो VRMS, करंट को लेंगे तो IRMS। यदि कोई डोमेस्टिक सप्लाई है, उसमें लिखा हुआ है कि 240 वोल्ट AC दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 240 वोल्ट RMS है, वो एवरेज वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वॉल सॉकेट जो है पावर लेता है, किस वोल्टेज पे लेता है, तो वो जो वोल्टेज होगा RMS वैल्यू हुआ। और जब RMS वैल्यू आ गया तो हम जानते थे कि अभी भी पढ़े हैं कि VRMS इज इक्वल टू VM, यानी V पीक इंटू 0.707। जब 0.707 को हम इधर ले जाएंगे तो 1.414 हो जाएगा, यानी उससे हमको पता चल जाएगा कि उस AC में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज है। ये मैक्सिमम क्यों निकाला जाता है, जब हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में पता करेंगे, जब सर्किट प्रोटेक्शन की जब बात करेंगे, तब ये इसकी वैल्यू जरूर होती है कि इससे ज़्यादा हो, इससे कितना गुना हम रखें कि वो ट्रिपिंग MCB ट्रिप हो जाए। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी मल्टीमीटर हो, डिजिटल हो, एनालॉग हो, वो एक्चुअली में एवरेज नहीं RMS वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब हम कुछ एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमको एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन ये उठता है, चलिए पहले आगे बताते हैं फिर क्वेश्चन का ये करेंगे। एवरेज वैल्यू क्या होता है कि अगर हम कोई एक साइकिल का हमको एनालिसिस करना है, ठीक है ना, इस साइकिल में हमको कितना एवरेज वैल्यू आया है, अगर इसका एनालिसिस करना है तो हम एक पॉइंट पे V1 V2 जैसे RMS का पॉइंट निकालते थे, वैसे ही जोड़ के और सिंपली अगर हम n नंबर ऑफ पॉइंट कैलकुलेट से V9 तक निकालना है तो 9 यहाँ लिख देंगे, 10 तक निकालना है 10 लिख देंगे, तो ये वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा V एवरेज वोल्टेज आ जाएगा। अगर एक पीरियोडिक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो उसका जो एवरेज वोल्टेज होता है, ये निकालेंगे आप, इसको कैलकुलेट करके मैथमेटिकली यहाँ दिखाना ठीक नहीं है, झूठ-मूठ का वीडियो लंबा हो जाएगा। बस आप इतना जान लें कि जो एवरेज वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम का 0.637, जो V एवरेज होता है वो होता है 0.367 मैक्सिमम का, इस वैल्यू का। जैसे उस केस में अगर 340 वोल्ट आ रहा था तो उसका 0.637 अगर हम करेंगे तो वो हमारा एवरेज वैल्यू आएगा। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि एवरेज वैल्यू जो हमने, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एवरेज वैल्यू किसी भी साइकिल में टोटल जोड़ के और
उस नंबर ऑफ जितना हम लिए हैं उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो एसी के केस में क्वेश्चन ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि एसी के केस में सपोज ये ऐसे अगर हमारा ग्राफ है तो इस दौरान तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव वैल्यू। तो जब हम एवरेज निकालेंगे इस पूरे साइकिल का तो ये एवरेज 0 हो जाना चाहिए। तो फिर ये 0.637 टाइम्स क्यों आ रहा है मैक्सिमम? इसका आंसर ये है कि एवरेज वैल्यू अगर एक टाइम पीरियड पे लेंगे तब तो आपको 0 आएगा। इसीलिए जो एवरेज वैल्यू निकाला जाता है वो एक टाइम पीरियड में नहीं, एसी के केस में वो एक टाइम पीरियड के हाफ साइकिल में निकाला जाता है, यानी इतना तक इसका अलग एवरेज वैल्यू आएगा। तो इसमें पॉजिटिव सिर्फ होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर हम टाइम पीरियड ले लेंगे तो 0 आएगा। आगे चलते हैं, वही बातें ली हुई। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव इज टेकन ओवर द टाइम पीरियड ऑफ ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल बिकॉज एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल विल बी 0 होगा। एक ये ध्यान देने वाली बात है, छोटी सी बात है केवल, आरएमएस वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से बड़ा होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के केस में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होती है। और इसी कन्वर्जन को एक नोमेनक्लेचर से नाम दिया गया है, जैसे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? रेशियो है ये एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू के बीच में, और ये हमेशा 1.11 होगा, यानी आरएमएस भी आरएमएस डिवाइड बाई वी एवरेज, इसकी वैल्यू हमेशा 1.11 होगी। जैसे इसमें आप देख लीजिए, वी एवरेज को अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो वी एवरेज यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1.11। अगर हम पिक्स में करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम यानी वी पिक इंटू इतना। जब पिक टू पिक क्या होता है, ये और ये यहाँ और यहाँ के बीच में, तो जस्ट हाफ हो जाएगा। जब एक साइकिल में हमारा 0.7 टाइम्स होता है तो डबल साइकिल में ये हाफ हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है एसी के केस में जो जानना जरूरी है, वो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज शिफ्ट क्या होता है। तो एक सिंपल सा हम एक इक्वेशन पहले लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ए टी इज इक्वल टू ए एम यानी मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी, इतना ही पढ़ा था। लेकिन अब ये नेक्स्ट है कि एक 5 जुड़ गया है, +-5, ये क्या है भाई, +-5, यही फेज है। फेज का मतलब होता है कि जब दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी एक साथ एक ही समय पे चलती है और एक ही फ्रीक्वेंसी के केस में चलती है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी पे जब दो क्वांटिटी एक ही वायर में एक ही समय पे जब वो चलती है तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर फेज गैप होता है, यानी टाइम का गैप होता है। सपोज अभी अगर वोल्टेज पास किया तो उसके 1 सेकंड बाद करंट पास किया, यानी वो बाद में पास कर रहा है, डेट इज कॉल्ड माइनस फेज डिफरेंस है उसका, यानी वो लैग कर रहा है। आगे चल के क्लियर हो जाएगा। तो एक फेज डिफरेंस हमेशा एसी के केस में होता है और ये फेज डिफरेंस एंगल के रूप में होता है। और जब हम एंगल को सिग्निफिकेंस ले लेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तो टाइम के रूप में होता है। कैसे होता है वो आपको एक पिक्चर से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले सिंपल साइज में कुछ बातें हैं उसको ध्यान से पढ़ा जाए। जैसे अगर फेज डिफरेंस 0 है, यानी वोल्टेज अगर इस पे जा रहा है तो करंट भी इसी पे जाएगा। अब अगर पॉजिटिव फेज है, यहाँ पे प्लस जोड़ दिया, तो वोल्टेज अगर यहाँ से जा रहा है, करंट यहाँ से जाएगा, यानी इतना का फेज ऐड है, इतना का फेज ऐड है, यानी जिस पॉइंट पे आगे चल के इसको डिटेल से करेंगे इसमें क्लियर दिखेगा नहीं, सेपरेट किया है। अभी सिंपल सा एक ब्रीफ बता देते हैं। अगर निगेटिव है यानी वोल्टेज अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा। तो बेसिकली फेज 3 होते हैं, एक इन द फेज जिसमें 0, एक पॉजिटिव फेज, एक नेगेटिव फेज। और अगर इन सब की अगर कंबाइंड इसको अगर देखा जाए तो फेज डिफरेंस के बारे में ये है कि जैसे मैंने बताया कि एंगल का डिफरेंस सेम फ्रीक्वेंसी पे दो क्वांटिटी के बीच में। इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि फेज डिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। एग्जांपल के लिए, जब ये यहाँ पे है, जब हमारा पोजीशन टाइम यहाँ पे है तो ये वैल्यू यहाँ पे होगी। जब ये 30 डिग्री पे गया तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब ये 60 डिग्री पे गया तो यहाँ से हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो यानी ये हो गया वैल्यू। जब ये 90 डिग्री पे गया तो यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो ये हो गया वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हम एंगल को मैप करेंगे तो क्या होगा कि जब ये ऐसे मूव कर रहा है
ये टाइम पीरियड में ऐसे मूव कर रहा है, जिसको वेक्टर रोटेशन फेज पोलर ग्राफ इसको ऐसा बोलते हैं, और ये फेजर डायग्राम है। फेज को अगर हम 2 एक्सिस पे अगर हम दिखाना चाहें तो ये ऐसे दिखेगा लगा। लेकिन अगर एक्चुअली में हम पोल के ऊपर दिखाना चाहें, जो वाइंडिंग का पोल होता है उस पर अगर दिखाना चाहें, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ होगा, फिर ये यहाँ घूम के चला जाएगा, फिर ये यहाँ घूम के चला जाएगा, फिर ये यहाँ घूम के चलेगा। इसी चीज़ को फिर ये यहाँ घूम के चला जाएगा, यहाँ। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो फेजर डायग्राम का सिग्निफिकेंस यही है कि एक समय पे ये वैल्यू यहाँ थी, फिर कुछ समय बाद यहाँ हो गई, कुछ समय बाद यहाँ हो गई, कुछ समय बाद यहाँ हो गई। तो ये जो डिफरेंस, यही है फेज डायग्राम, जिसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन यही है। यानी जब अगर 80 sin ओमेगा t + 5 दिया हो, तो ये इसी ऐसे रेक्टेंगुलर मूवमेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन फेज का पहले बात करें, तीनों फेज का अलग अलग बात कर लें। तो इन फेज के केस में क्या होता है कि अगर वोल्टेज यहाँ से जा रहा है तो करंट उसी के साथ चलेगा। जिस टाइम पे 0 उसी टाइम पे 0, जिस टाइम पे पाई पे 0 उसी टाइम पे फिर से 0 आगे, जिस टाइम पे मैक्सिमम उसी टाइम पे मैक्सिमम। इसको बोलते हैं इन फेज, यानी फेज डिफरेंस 0। और इसका फेजर डायग्राम, इसका इक्वेशन अगर हम देखें तो सपोज v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यानी ये i इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, यानी ये। और अगर इसी चीज़ को आप अगर फेजर डायग्राम में अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। यानी जिस फेज में जिस एंगल पे v है उसी एंगल पे i है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री फेज वाले को इन फेज बोलते हैं, यानी फेज के अंदर है। नेक्स्ट है लैगिंग फेज डिफरेंस। सपोज एक इक्वेशन हम लेते हैं, बी टी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, और करंट अगर हमारा आता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -5, यानी 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी ये लैग कर रहा है, लैगिंग। ठीक है, अब इसका फेजर में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। v तो भी 0 डिग्री है, तो अपना जीरो के टाइम पे 0 जा रहा है, पाई के टाइम पे 0 जा रहा है, 2 पाई के टाइम पे 0 जा रहा है। लेकिन जिस समय भी 0 है उस समय i की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यानी ये लैगिंग है, लैग कर रहा है। ये जब भी पॉजिटिव यहाँ पे पहुँच गया इस पॉइंट पे, तब जाके i यहाँ पे 0 हो रहा है। यानी इतना टाइम के बाद ये करंट 0 हो रहा है। इतना टाइम के बाद ये करंट 0 हो रहा है। तो ये जो टाइम हुआ, जिसका अगर हम एंगल में लिखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा। ये सपोज 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री एंगल पे इसका लैगिंग है, तो इसको बोलते हैं लैगिंग फेज डिफरेंस। लैगिंग फेज डिफरेंस के केस में अगर हम उसका फेजर डायग्राम निकालेंगे तो हमारा ऐसा दिखेगा। अगर वोल्टेज यहाँ से जा रहा है तो करंट उसके नीचे से जाएगा इतना डिग्री का, माइनस में -30 डिग्री। समझ गए? तो ये लैगिंग का हो गया हमारा फेज डिफरेंस, लैगिंग में कैसा दिखता है। अब नेक्स्ट हम लीडिंग की बात करें। हाँ, इसमें वही चीज़ बता गई है कि करंट जो है आई, वो वोल्टेज से एक फेज 5 फेज जो एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल बना हुआ है उससे वो लैगिंग कर रहा है। लीडिंग फेज डिफरेंस, हमने इन फेज पढ़ लिया, लैगिंग पढ़ लिया, अब लीडिंग फेज डिफरेंस। लीडिंग फेज डिफरेंस में क्या है, सपोज एक वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, तो जो करंट है वो लैगिंग के केस में क्या होता था, माइनस होता था। तो लीडिंग के केस में क्या होगा, ओमेगा टी +5 +5। जब यहाँ +5 जुड़ जाए यानी ये लीड कर रहा है। इसको हम लोग वेव फॉर्म में और फेजर में कैसे देखते हैं, कैसा दिखेगा, वो अब हम लोग देखेंगे। देखिए, वेव फॉर्म में ये सपोज वोल्टेज जा रहा है, तो करंट यहाँ से जाएगा, यानी जब वोल्टेज 0 है तो करंट की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है। यानी ये पॉजिटिव एंगल से करंट जो है वो लीड कर रहा है। ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो ये अगर तीनों को हम देखें, यहाँ पर अगर मैं तीनों को मैं बनाऊं तो इन फेज में ऐसे ऐसे चलेगा, लैगिंग के केस में ऐसे ऐसे चलेगा। ध्यान से देखिएगा भाई, लैगिंग के केस में ऐसे ऐसे चलेगा और लीडिंग के केस में ऐसे ऐसे चलेगा। सॉरी,
फिर से बना देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। इन फेज के केस में ऐसे ऐसे चल रहा है, लैगिंग के केस में ऐसे ऐसे जाएगा, और लीडिंग के केस में ऐसे जाएगा। हालांकि ये पहले चला जाएगा। ये 3 फेज हो गया, यानी 0 डिग्री। आगे चल के ये भी पढ़ने को मिलेगा। ये माइनस वाला -5, ये प्लस वाला 5, यानी ये लीडिंग, ये लैगिंग। ये लीडिंग फिर से क्लियर कर देता हूँ, और ये लैगिंग। अब शायद क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा। ये करंट जो है वोल्टेज को, इस वोल्ट करंट को फाई एंगल से लीड करेगा। अब कुछ फेजर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख ली जाए, जो आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगा। जब हम फेज का एडिशन करते हैं, एक फेज डायग्राम ऐसा है जिसमें सपोज V2 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ, एक V1 साइन ओमेगा टी इधर है, तो मतलब +5 होना चाहिए। देखिए +5 है। ये क्या है? V2 साइन ओमेगा टी। ये क्या है? V1 साइन ओमेगा टी +5, यानी ये लीडिंग है इतना। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे पैरेलल, यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे पैरेलल। तो लीडिंग सॉरी, जब एक फेजर एडिशन की केस आती है तो हमारा ये ऐसे हो जाता है। एक फेज उसके पैरेलल खींच लेते हैं और इसके पैरेलल खींच लेते हैं, जहाँ पे मीट करता है वही रिजल्टेंट फेज होता है। सब्सट्रैक्शन के केस में जस्ट अपोजिट डायगोनल को पकड़ते हैं, यानी ये अगर ये अगर हमारा दो फेज हैं तो इनका जो अपोजिट डायगोनल होगा वो सब्सट्रैक्शन का केस, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसको अगर हम लेंगे तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो 3 फेज फेजर डायग्राम कैसा होता है भाई? एक बैलेंस 3 फेज जो वोल्टेज सप्लाई, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वोल्टेज सप्लाई है तो उसमें 3 वोल्टेज होंगे, क्योंकि 3 फेज है तो 3 वोल्टेज होंगे। सही बात। अब उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी, बट फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, बट उनका जो फेज होता है वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे एक दूसरे के साथ एंगल बनाता है। वो कैसा बनाता है? ऐसा बनाता है। एक्सप्लेन करते हैं। ये जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू ये है, उतना ही वैल्यू ये है, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। और इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं। इसके इक्वेशन को अगर देखा जाए तो सपोज अगर आर फेज को बेस माना जाए, आर एम साइन थीटा है या आर एम साइन ओमेगा टी, तो ये 0 डिग्री हो गया। जो वी वाई एन होगा ये क्या? न्यूट्रल है, इसलिए इसको एन लिखा गया है, न्यूट्रल वोल्टेज। जो तीनों का जो जंक्शन है वो न्यूट्रल वोल्टेज है। तो आर एन यानी आर फेज और एन के बीच में जो वो अगर वोल्टेज वी एम साइन थीटा है तो वाई एन क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। और ब्लू वाला जो हो जाएगा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। रेड का अगर ऐसा है, रेड फेज का वी एम साइन थीटा, वी एम साइन ओमेगा टी, तो जो येलो का वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी ये लैगिंग है। आर से जो येलो वाला वायर है वो आर से 120 डिग्री लैगिंग है, और ब्लू वाला जो फेज है वो हमारा 120 डिग्री लीडिंग है आर से। और जब हम इसको एक कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट फेजर में हम एनालिसिस करेंगे तो ये जो 120 डिग्री है ये ऐसे चल के प्लस वाला 120 डिग्री, सॉरी इधर 120 डिग्री होगा, ये जो प्लस वाला 120 डिग्री होगा माइनस में 240 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 यहाँ और 60 इधर जुड़ेगा, 120 इधर है तो 60 इधर होगा, और 80 यहाँ पे है, 180, तो 180 + 60 -240 डिग्री। फेजर डायग्राम का जब हम 3 फेज एनालिसिस करते हैं तो वोल्टेज को हम ऐसा ही लिखते हैं। फर्स्ट आर एन वोल्टेज, सेकेंड वाई एन वोल्टेज, ब्लू, और ये जो एन है ये जंक्शन का न्यूट्रल पॉइंट है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसी रेजिस्टेंस विथ साइनसॉइडल सप्लाई। जब एक साइन वेव यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है
उसमें हम अगर AC रेजिस्टेंस को लगा दें तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, कैसा वेवफॉर्म होगा, कैसा फेजर डायग्राम होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे DC के केस में क्या होता है, DC सर्किट के केस में जो रेजिस्टेंस लगा है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं या रजिस्टर बोलते हैं, जो ओम्स लॉ से डिफाइन होता है। आपको पिछले लेक्चर में बताया, नहीं देखा है तो आप लिंक पे जाइए, यहाँ लिंक पे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दिया हुआ है DC सप्लाई का। AC के केस में क्या होगा, यही जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इम्पीडेंस नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पता चल जाए कि ये इम्पीडेंस है, यानी ये AC वोल्टेज लगा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक सेम है, रजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, लेकिन एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि रजिस्टर DC सर्किट के लिए यूज करेंगे और इम्पीडेंस जो है वो AC सर्किट के लिए यूज करेंगे। रजिस्टर के केस में क्या होता है कि सिर्फ उसके पास कोई ना तो इंडक्टेंस होता है और ना ही कैपेसिटेंस होता है। इम्पीडेंस जो होगा AC रेजिस्टेंस के केस में वो सिंपल जो DC रेजिस्टेंस होता है वही बराबर होता है, यानी Z इक्वल टू R। अब इसका हम वेवफॉर्म देखेंगे। ये ऐसा दिखेगा, जो AC रजिस्टर होता है वो इन फेज होता है, यानी V अगर ऐसा जा रहा है तो I ऐसा जाएगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू IR साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है कितना होता है, 0 डिग्री, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इनका जो फेज डिफरेंस होगा, फेजर डायग्राम होगा, वो ऐसा होगा सिंपली। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब ऐसा हमने सर्किट का रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा था कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो क्या AC सर्किट के केस में पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज एवरेज होगा, RMS होगा। तो हमने बताया था कि AC के केस में जो भी वोल्टेज मेजर करते हैं वो RMS वोल्टेज होता है, और जो करंट मेजर करते हैं वो RMS करते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस जो पावर कंज्यूम होगा रजिस्टर में वो भी RMS ही होगा। इसको एक बार से समझ लेते हैं कैसे कैसे निकाला गया है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज AC के केस में क्या होता है, VM साइन ओमेगा टी। करंट क्या होगा, IM साइन ओमेगा टी। तो ये ऐसा आ जाएगा VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो VM इज इक्वल टू VM IM 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो पावर इज इक्वल टू VM IM डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2। इन फेज के केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो VM IM बाई 2। अब इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, VM बाई रूट 2 IM बाई रूट 2। हमने जाना है, अभी भी पढ़ा है कि VM डिवाइड बाई रूट 2 क्या होता है, VRMS, और IM बाई रूट 2 IRMS। यानी जो पावर हुआ इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, वो रजिस्टर कितना इंस्टेंटेनियस पावर ले रहा है, खपत कर रहा है, वो VRMS IRMS के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और ये जो VRMS और IRMS क्या होता है, जो मल्टीमीटर में जो रीडिंग आएगी, जो रजिस्टर के क्रॉस हम जो वोल्टेज लेंगे और जो करंट फ्लो हो रहा है, अमीटर से हम करंट ले लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं AC इंडक्टेंस, जिसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रजिस्टर की जगह पे हमने क्या किया, एक कॉइल जोड़ दिया। इसको ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ट्रिकी है, बहुत ही टेक्निकल है। ये एक कॉइल हमने बना के और ये कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ये वोल्टेज है, ये कॉइल है। ये जो कॉइल होता है यही इंडक्टर होता है, पहली बात तो ये। और इस कॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी है क्या, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में के केस में देखे थे कि करंट के फ्लो को अपोज करना, सेम इसमें भी है। इंडक्टर भी क्या करेगा कि करंट के फ्लो को अपोज करेगा, लेकिन कैसे करेगा। रजिस्टर के केस में तो उसके अंदर के एटम की प्रॉपर्टी होती थी, जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता था वो इस तरीके से होता था जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता था। लेकिन इस केस में कैसे होगा, क्वेश्चन ये उठता है। इस केस में हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, वही बात जो मैंने बताया कि कॉइल में जो करंट फ्लो को रोकने की जो कैपेसिटी होती है वही इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एक टाइम वेयरिंग सर्किट है, यानी AC सर्किट है लगा हुआ है, जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये इंडक्टर क्या करता है, इसके अंदर एक कॉइल जुड़ा हुआ है। ये कॉइल में जैसे ही करंट जाएगा, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसा इस टाइप का आप देख रहे होंगे पिक्चर में। ये अपना क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट भी है।
तो जब आप फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और उसमें अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, जिसको इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं। उस कॉइल में दो टर्मिनल के बीच में, यानी ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव मान लें और ये टर्मिनल नेगेटिव मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है चलो ये मान लेते हैं, ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, ये दो टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, डेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो फैराडे लॉ के रूल को मानता है। और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, कॉइल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर में तो एक वोल्टेज लगा हुआ है ही, ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ए और बी के बीच में, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से करंट होगा, करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर, ये जो करंट फ्लो करेगा ये मेन करंट को अपोज करेगा। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ये करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हुआ, उस वोल्टेज जिसको VL कहते हैं, इस वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से जो कॉइल के अंदर का जो करंट होगा वो ऐसा चलेगा कि इस मेन करंट को अपोज करेगा, डेट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और इंडक्टर कॉइल के इंडक्टेंस के प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, और इसका वैल्यू होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। यही बात इसमें लिखा हुआ है। अब जो जरूरी बात है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमारा सर्किट कनेक्शन है, सिंपल उसी तरीके से। एक्चुअली इंडक्टर जो है वो एक कॉइल के रूप में होता है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो कॉइल है ये करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ईएमएफ हुआ, इंड्यूस्ड वोल्टेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वोल्टेज इंड्यूस किया, और ये इंड्यूस होने के बाद ये कॉइल के अंदर ये एक एनर्जी के रूप में, कॉइल जो है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये बात जरूरी है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इंडक्टर। और जैसे जैसे ये जो है इसका ग्राफ ऐसे होता है, जैसे जैसे इसकी एनर्जी जो है स्टोर होती जाती है, एक पिक पॉइंट आता है जहाँ पे इसके अंदर, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड पूरा पिक चला जाता है, और ये जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए, द ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर इज नॉट इंस्टेंटेनियस। ये ग्रोथ इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, ऐसे ग्रेजुअली ग्रो करता है, और ये ग्रो करने के पीछे रीजन यही है, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। और जब एक बार मैक्सिमम, चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये जो इंड्यूस्ड इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा? इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हुआ, ये इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसकी वैल्यू होती है एल साइन ओमेगा टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी, यानी बी एल इज इक्वल टू, अरे भाई बी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि करंट यहाँ वेरी हो रहा है, और इस वेरी करंट के कारण जो उसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी डी आई बाई डी टी हो गया, इंटू उसका इंडक्टर का मल्टीप्लिकेशन, यही वोल्टेज क्रिएट करेगा वी एल। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि दिस बैक ईएमएफ, जो मैंने बताया ना, कॉइल में वेरिंग करंट के कारण जो ईएमएफ होगा, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, यानी ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी डी आई बाई डी टी, ये वोल्टेज उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब कुछ हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को इसी को बढ़ाएंगे, तो ये जो अभी आया है वो दिखाई देगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, एल इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल देंगे आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा फेज एंगल के कारण। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी एल, यानी इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पे लीड करता है करंट का, यानी वोल्टेज, आगे के लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा, वोल्टेज ये ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा इंडक्टर के केस में।
हाँ, वहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि जब ये इंडक्टर को हम करंट के साथ हम इसको जब ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है और ये ग्रेजुअली होती है, और जब ये पीक पे पहुंच जाता है तो ये एक शॉर्ट सर्किट, यानी क्योंकि अब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, अब कोई ईएमएफ जनरेट नहीं करना है और अब कोई एनर्जी स्टोर नहीं करना है, क्योंकि जो भी एनर्जी स्टोर हो गई मैक्सिमम, तब वो क्या करेगा, करंट को ऐसे पास होने देगा। इनिशियली इंडक्टर अब कॉइल अपने आप को चार्ज करेगा, फुल चार्ज करेगा। फुल चार्ज करने का मतलब एनर्जी को फुल स्टोर करेगा, एंड देन ये शॉर्ट सर्किट होके ये पास होने देगा। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये इंडक्टर हुआ, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा भाई। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे एक इंडक्टर डीसी सर्किट के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही इसका चार्जिंग शुरू हो गया, इसके बाद क्या होगा, जब t इज इक्वल टू 0 के टाइम पे ओपन सर्किट है क्योंकि करंट 0 है, ये धीरे 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 ऐसे 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 जाके ये फुल चार्ज हो गया, यानी t इज इक्वल टू दिस मच टाइम, दैट इज कॉल्ड फुल चार्जिंग टाइम। और जब ये फुल चार्ज हो जाता है इंडक्टर, तो उस केस में ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, जो ऐसा बताया गया है। ये ऐसा काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये एग्जामिनेशन में आता है ये। नेक्स्ट हम इसका साइनसॉइडल वेवफॉर्म का एनालिसिस करते हैं। अभी तक तो हमने बिहेवियर का एनालिसिस कर लिया कि वो क्या करता क्या है, इंडक्टेंस इंडक्टर करता क्या है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। हमने अभी बताया कि जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है इंडक्टर के केस में करंट से। देखिए आप, अगर हम यहाँ करंट को रेफरेंस मानते हैं, 0 डिग्री पे चल रहा है, तो जो वोल्टेज है वो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, यानी ये 90 डिग्री पे ये लीड कर रहा है। इसका फेजर डायग्राम अगर आप देखें तो ऐसा दिखेगा। फेजर डायग्राम से क्लियर हो गया, करंट यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, प्योर इंडक्टर के केस में करंट हमेशा लैग करता है और वोल्टेज हमेशा लीड करता है। ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करना हो तो। नेक्स्ट हम लोग अब कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे। इंडक्टर की जगह पे हमने यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स, एक नेगेटिव प्लेट्स। इन दोनों के बीच में जो चार्ज है, इस प्लेट पे चार्ज जो स्टोर होता है वही उसी का खेला है। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पे जाता है, इस प्लेट से फिर इस प्लेट पे जाएगा, या फिर इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएगा। तो कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग के केस में ऐसे मूव करेगा। तो टू प्लेट्स के बीच में चार्जेस का मूवमेंट कैपेसिटर में होता है। सिंपल सा अगर उसमें भी हम देखें, सिंपल वही कंसेप्ट है। जो कैपेसिटर है उसके अंदर भी एक वोल्टेज होता है जिसको इंटरनल वोल्टेज बोलते हैं, VC बोलेंगे। ये VC कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है। जब हम करंट को कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज किसी वोल्टेज सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो उस प्लेट पे आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है और चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन का स्टोरेज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। देखिए पढ़िए इसको। कैपेसिटर अपोजेज चेंज इन वोल्टेज with the flow of electron into the plates of the capacitor being directly proportional to rate of the, यानी कहने का मतलब है कि जिस रेट से ये वोल्टेज चेंज होगा उसी रेट से कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, उसी वोल्टेज के प्रोपोर्शन डिपेंडेंसी के ऊपर ये होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये जब पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो ये चार्ज होगा, निगेटिव साइकिल होगा तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज एसी के केस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलते रहती है। सेम थिंग उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने बताया था कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वो डीसी के केस में था। एसी के केस में क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर इंडक्टर अपने आप को जो जो स्टोर किया था वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा।
वही बात कर रहा है, द अपोजिशन टू द करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट ओनली द कैपेसिटेंस बट ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उस उन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भाई ध्यान दीजिएगा इस बात को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसी को अगर हम फर्दर एनालिसिस करें तो कैपेसिटेंस के केस में हमें ये आता है कि जैसे ही हम वोल्टेज को वेरी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, प्लेट्स के ऊपर चार्जेज, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है चार्जेज प्लेट्स पे स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो चार्ज है वो डिपेंड करता है, जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि इस प्लेट पे जो Q प्लस जैसे दिया हुआ है ये डिपेंड करेगा इस वोल्टेज पे, और Q प्लस से Q माइनस के बीच में जो करंट फ्लो होगा जो इस मेन करंट को अपोज करेगा, तो ये जो करंट फ्लो होगा वो इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन के प्रोपोर्शनलिटी होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस के केस में ये बात जानना जरूरी है। During this charging process, a charge current I flow into the capacitor opposed by any change in the voltage at the rate which is equal to rate of change of electric charge on the plate। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग के केस में जैसे ये चार्ज हुआ तो ये कैपेसिटर के अंदर एक आईसी करंट फ्लो हुआ, ये आईसी डिपेंड करेगा वोल्टेज चेंज पे। जैसे ही ये वोल्टेज चेंज होता है, साइनसॉइडल है ना जी, ऐसे ये वोल्टेज जैसे ही चेंज होता है, ये हमेशा चेंज होते रहा, जैसे ही चेंज होता है ये जो आईसी करंट है ये मेन करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है। और ये जो करंट होता है इसकी वैल्यू होती है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। डी वी क्या है, ये वोल्टेज है, इसके डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन की प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। और इसी को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर हम लोग देखें तो हमें ये पता चलेगा कि I इज इक्वल टू, एक एक करके ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये क्या है ICT, कैपेसिटर के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होने से करंट प्रोड्यूस होना। ICT इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू क्या है, ये Q क्या है, चार्जेज, प्लेट्स के ऊपर चार्जेज, वेयर Q इज इक्वल टू सी डी वी सी। वी क्या है, ये वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये कैपेसिटर के केस में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम एक बार फिर से देखें तो आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड Q इज इक्वल टू सी वी, यानी सी वी ओमेगा वी साइन ओमेगा टी। अब इसका वैल्यू वी साइन ओमेगा टी को वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया, और इसको साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कॉस ओमेगा टी आ गया। यानी जो करंट है वो लीड कर रहा है। कॉस का ग्राफ कैसे होता है, अगर साइन का ग्राफ ऐसे है, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, यानी ये जो करंट है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। और जो इंडक्टेंस की वैल्यू आई 1 बाई ओमेगा सी, यानी 1 बाई 2 पाई एफ सी। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम न्यूमेरिकल्स में आते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया कैपेसिटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। याद रखने वाली बात यही है कि करंट 90 डिग्री से लीड करता है कैपेसिटर के केस में, और इंडक्टर के केस में लैग करता है। अब इसका डीसी के साथ बिहेवियर वही है फुल। अब जब ये कैपेसिटर फुल, इंडक्टर के केस को देखें और कैपेसिटर को केस के देखें, अगर दोनों को हम एक साथ अगर देखेंगे तो हमारा जो एनालिसिस है वो समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। जैसे इंडक्टर के केस में क्या होता था कि जब हम एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ देते थे तो पहले वो चार्ज होता था, देन वो करंट को फ्लो कराने देता था। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, ये डायग्राम गलत हो गया है, चलिए नेक्स्ट में उसको क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटर के केस में अगर ये प्लेट्स लगा हुआ है तो ये पहले शॉर्ट सर्किट होता है, और फिर ये इसी शॉर्ट सर्किट्स के होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, और ये करंट से ही जो है हमने पढ़ा था ना Q इक्वल टू डी आई बाई डी टी। तो जो चार्ज है वो प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होते हैं, और यही चार्ज जो है वो
सॉरी Q इज इक्वल टू सी वी एंड I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सॉरी वो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज करंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा चार्ज आता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो वो पहले शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से वो चार्जेस को जाने देता है, और जैसे ही वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, कैपेसिटर के वो अक्रॉस जो वोल्टेज, और वो जो वोल्टेज है वो फर्दर किसी भी करंट को फ्लो नहीं कराने देता, और जस्ट लाइक एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है डीसी के केस में। यानी सिंप्लीफाइड भाषा में अगर हम समझें तो डीसी के केस में ये हमारा सॉरी कैपेसिटर होना चाहिए था, इसको हम गलत हो गया है, ठीक कर देते हैं। ये कैपेसिटर है, ऐसा मान के चलिए ये कैपेसिटर है, और जब ये इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब ये धीरे धीरे चार्ज हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो ये वोल्टेज जो है कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस, वो सेचुरेट वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज आना चाहिए था वो फुल्ली वोल्टेज ले चुका है। तो जब दो वोल्टेज के बीच में सेम वोल्टेज हो, यानी कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। हमने पहले दिन पढ़ा था ना, जैसे अगर इसको हम डीसी वोल्टेज से हम कनेक्ट कर दिया, डीसी वोल्टेज से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, एग्जाम्पल के लिए इसको डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, तो जितना वोल्टेज से हम दे रहे हैं उतना वोल्टेज से चार्ज हो गया, तो इसके बीच में कितना करंट फ्लो होगा? 0। तो यही 0 जो है वो ओपन सर्किट के रूप में बिहेव करता है। अब हमारा साइनसॉइडल वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम, ये फिगर वही रह गया है मिस्टेक से। आप यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर वाला ही फिगर रह गया, बनाने के दौरान ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये सही है। जैसे इस केस में वोल्टेज, आप ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज 0 चल रहा है, करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है। कैपेसिटर के केस में हमेशा याद रखिएगा, जो करंट है वो 90 डिग्री से वोल्टेज को लीड करता है। एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया था पहले। और जब इसका फेजर डायग्राम आप देखिएगा तो फेजर डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा कि वोल्टेज यहाँ है, और वोल्टेज अगर इस एक्सिस पे यहाँ है तो करंट यहाँ होगा। इंडक्टर के केस में क्या होता था, वोल्टेज यहाँ है तो करंट यहाँ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों को एक साथ करके पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और वो लेक्चर जब आप ये इस लेक्चर को नहीं देखें तो वो लेक्चर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे लेक्चर को पूरा देखिए, पूरा समझिए। ये टेक्निकल चीज़ है, जब आप एक भी सेकंड, एक भी मिनट अगर आप मिस करते हैं तो आपको आगे चल के नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए लेक्चर को पूरा देखिए, और जब लेक्चर को पूरा देखिएगा तो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, हम उसका बिल्कुल डाउट का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए वीडियोज़ आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि ये जितने लोग जो भी रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं होता है, वहाँ तक पहुँचाइए। जो भी पढ़ने का भी जिनके पास साधन है उनके पास भी पहुँचाइए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ये हमारा ओपन IAS का यही मंत्रा है, मैक्सिमम लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। थैंक यू सो मच।